જે પણ અસામાજિક તત્વોએ જે આ કૃત્ય કર્યું છે એમને 24 કલાકમાં અમારી સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે। જ્યાં સુધી અમારી માંગણીને સંતોષવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા રહીશું। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब भारत देश के लिए संविधान बनाया था, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद, 50-75 साल बाद भी वो सियासत का हाथा बनते रहेंगे और कहीं ना कहीं उन पर सियासत होती रहेगी। आज अहमदाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित करने का एक घटना सामने आई है जिससे कई लोग आहत हुए हैं। वैसे पिछले कई दिनों से बाबा साहेब पर जमकर सियासत हो ही रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही हो, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन बाबा साहेब का नाक काटने की बात यहाँ मैं प्रतिमा से जोड़कर नहीं कर रही हूँ। बाबा साहेब की जो एक अलग ही पहचान थी, उनकी एक गरिमा थी, उसका नाक काटने की कोशिश भारत में हो रही है, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, उसके साथ सूचक रूप से इस घटना को जोड़ा गया है कि आखिरकार कब तक हम बाबा साहेब के नाम पर सियासत करते रहेंगे और कब तक उनका नाक काटते रहेंगे। मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। इस मुद्दे पर सोचने का विचार करेंगे कि आखिरकार क्या हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है जो हम बाबा साहेब के नाम पर, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, उनके नाम पर हम सियासत करते जा रहे हैं। બાબા સાહેબ આંબેડકરની મૂર્તિના જે પણ અસામાજિક તત્વોએ જે આ કૃત્ય કર્યું છે એમને 24 કલાકમાં અમારી સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે। જ્યાં સુધી અમારી માંગણીને સંતોષવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા રહીશું। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। तो बाबा साहेब का नाक कहीं काटा गया है तो कहीं खंडित किया गया है, और क्यों बाबा साहेब लगातार सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विन बैंकर जी जुड़े हैं। अश्विन जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्कार। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए, बारी बारी सभी मेहमानों के पास चलूंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये देश में हो क्या रहा है। क्या भारत जैसे बड़े देश जिसकी 120 करोड़ जनसंख्या है, हमारे पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि बाबा साहेब को ही हम आगे बढ़ाकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन करते जा रहे हैं। अश्विन जी, आपकी सत्ता है और केंद्र से लेकर राज्य तक आप सत्ता पर विराजमान है, क्या कहेंगे? बाबा साहेब का जो आज अहमदाबाद में जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे, और ये जो सियासत हो रही है उस पर क्या कहेंगे? मधुका, आपने एक मीडिया हाउस से जो चिंता व्यक्त की, वो स्वाभाविक तौर पर बाबा साहब को मानने वाले सभी की चिंता है कि पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को आगे लाने के लिए देश और दुनिया कटिबद्ध है। तब हम देश में, गुजरात में या देश में बाबा साहब के नाम पर राजकीय सियासत का एक घिनौना प्रयास देख रहे हैं। ये बात सही है कि आज जो घटना हुई है जुड़ाम चाली में, एक प्रतिमा है, प्रतिमा में कुछ असामाजिक तत्वों ने रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ऐसे कोई शस्त्र से उनके नाक को क्षतिग्रस्त किया है और उनके ऐनक को क्षतिग्रस्त किया है। ये मूर्ति हाइट पे ज्यादा नहीं थी, इसके कारण
जो भी असामाजिक तत्व है उन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है। वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं। रात के समय में ये घटना हुई है, इसीलिए पुलिस तंत्र उनको और अच्छे से पहचानने में तपास कर रही है और वो गुनहगार सबके सामने आएगा, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने तय किया, वहां के एमएलए जी ने पर तय किया कि ये जगह पर इससे भी भव्य मूर्ति यहां पे बनाई जाएगी। बात यह है कि बाबा साहब का नाक कोई नहीं काट सकता। बाबा साहब के विचार इतने प्रबल है कि वो देश और दुनिया को मार्गदर्शन करते हैं और हर दिन सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका से लेके यहां तक, लंदन से लेके यहां तक दिन प्रतिदिन हमें उपयोग में आता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो विचार है उनको सियासत में डालने की जरूरत नहीं। आदरणीय मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने भी यही कहने का उनका भाव था कि आम्बेडकर 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 के नाम जूठे लेने से अगर आपने जो काम किया होता तो भगवान मिल जाता। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो काम गिनाए वो कांग्रेस गिना दे। उनकी शासन में कांग्रेस ने कितने काम किए बाबा साहब के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए, वो तथ्यों के आधार पर लोकसभा में भी माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने रखा है। हम चाहते हैं कि इसके पर सियासती बात न हो, पॉलिटिकल नाम लेने के लिए बाबा साहब का नाम हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब बहुत बड़े हैं, हमारे संविधान के वो रक्षक है, निर्माता है और उसके कारण संविधान हमारा टिका है और दुनिया ये संविधान का हवाला देता है। दुनिया इस संविधान को लेके कहती है कि भारत की लोकतंत्र मजबूत है तो उनके निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसके कारण। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि अहमदाबाद हो या देश में बाबा साहब के नाम पर सियासत न हो, दंगे न हो, अशांति न हो। जी, बाबा साहेब के नाम पर अशांति ना फैले, लेकिन अशांति तो फैलाई जा रही है। प्रतिमा तोड़ने को शायद बहुत ज्यादा अगर हम तवज्जो ना भी दे, शायद किसी ने जानबूझकर किया हो या अशांति फैलाने के लिए किया हो, लेकिन देश में चल रहा है। उनकी शाख पर बट्टा लगाने की जो कोशिश हो रही है। सागर जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की ओर से। सागर जी, क्या कहना चाहेंगे आज की घटना और साथ ही देश में अम्बेडकर के नाम पर पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है उनके बारे में? जय संविधान पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रहा है। जो दिल में सालों से आजादी के बाद से जो था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, एक में से दूसरी बनी हो, दूसरी में से तीसरी बनी हो, वो ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, मातृ संस्था हो, इन सबके मन में देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना किताबों में, स्कूल्स के अंदर। मेरी उम्र 52 के आसपास है, तो मेरे जो आदर्श रहे हैं वो आदर्श रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब उनको अंग्रेजों ने अपनी गाड़ी से धक्का मार के निकाल दिया था और उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि तुमने मुझे गाड़ी से धक्का मारा है, मैं तुम्हें मेरे देश से लात मारकर निकाल दूंगा। और जो लोग 200 साल से हम पर राज कर रहे थे, हमें ब्लडी इंडियंस कहकर पुकारते थे, हमारा इंसल्ट करते थे, हमारा अपमान करते थे। अगर गाड़ियों में भी जाए तो अंग्रेज बैठा हो तो हमें खड़ा रहना पड़ता था। अगर हम बैठे हैं और अंग्रेज आए तो उसके लिए सीट खाली कर देनी पड़ती थी। वो चाहे कितने भी एजुकेटेड थे, कितने भी टेक्नोलॉजी में माहिर थे, कितने भी वो मॉडर्न थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दूसरों की खीर खाने से अगर गुलामी मिलती है, अपमान मिलता है, तो अच्छा है कि खुद की खिचड़ी खाए। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बोला था वो करके दिखाया। ऐसे ही बाबा साहेब आम्बेडकर का एक सूत्र था जो हम सीख चुके हैं कि इस देश के अंदर जातिगत बातों को लेकर जो वर्ण व्यवस्था है उसके बहुत सारे लेयर्स हैं। यहां पर जो सवर्ण है, सवर्णों में भी लेयर्स है। एक सवर्ण अपने दूसरे सवर्ण से अपने आप को ऊंचा मानता है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जातियां हैं। तो ये जो मेरा अपमान हो रहा है, मेरी जाति में जो मैं पैदा हुआ वो मेरे हाथ में नहीं है। इट्स नॉट इन माई हैंड टू चेंज माई कास्ट।
बट मेरी जो मृत्यु होगी, जब मैं मरूंगा, तब मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि लोगों को मेरा नाम लेना होगा। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने भी बहुत ट्राई किया अपने तरीके से। तो ऐसे नेताओं को जब हम पढ़ चुके हैं, और आज जब उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप, कुछ भी सड़क से लेकर संसद तक जब बोला जाता है, और खास करके जब सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा बोला जाता है, और ऐसे ही अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग चालियों में, अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, अलग अलग कॉलोनीज में जो ये बड़े बड़े नेता है, जो आदर्श है, जिनसे हम सीखे हैं, उनके जब पुतले तोड़े जाते हैं, उनके नाक काटे जाते हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाता है, तो ये उस व्यक्ति का, उस पर्सनालिटी का, उस शख्सियत का अपमान नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे संविधान का, हमारे भारत देश का भी ये लोग अपमान कर रहे हैं, जिनको सीखकर, जिनको समझकर, जिनकी बातें सुनकर हमने अपने आप को सुधारा, हम एजुकेट हुए, हमने निर्णय किया कि हम भी अपने देश के लिए ऐसा कुछ करेंगे। तो जब ये नाक काटा गया है, तो ये जिन लोगों ने भी काटा है, जिनके प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने काटा है, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता संसद में खड़े रहकर ये बोलते हैं कि आम्बेडकर 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 बोलने की फैशन हो चुकी है। अगर आम्बेडकर का इतना नाम नहीं लिया होता, भगवान का लिया होता, तो आपको 7 जन्म मिल जाते। लेकिन मैं उस गृह मंत्री को कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो जातिगत असमानताएं थी, जब लोगों को अपनी जाति की वजह से कुछ कुओं के अंदर से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको मारा जाता था। कुछ ऐसी जातियां थी जिनकी औरतों के स्तन, जिनकी ब्रेस्ट खुली रखकर उन्हें जीना पड़ता था। जब इस देश में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं थी जाति को लेकर, उसको जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने दूर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे दलित लोगों को एक मान सम्मानजनक शब्द दिया, जो आज बैन हो चुका है या नहीं बोलने के लिए कहा जाता है, मुझे उसका रीजन पता नहीं, लेकिन गांधी जी की जो सोच थी कि वो इनको भगवान के व्यक्ति, भगवान के दूत मानते थे। सोचिए, अगर कांग्रेस फायदा लेती है, तो मुझे आप बताइए कि आज हमारे एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी, इनको बनाया है इन्होंने, उसके पहले कोविंद जी को बनाया था, क्या उन्हें कुछ भी बोलने का, अपने तरीके से बोलने का अधिकार है? जब बंगाल में बलात्कार हुआ तो द्रौपदी जी कहती है कि मुझे भय लग रहा है, लेकिन इतने सारे बलात्कार जो हर राज्य में हो रहे हैं बैक टू बैक, वहां पर तो वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। तो ये जो सत्ता पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि कोविंद जी को हम राष्ट्रपति बनाएंगे, मुर्मू जी को हम राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन पीछे से एक डोरी, एक धागा, जो कठपुतली होती है, जिसको पकड़ के लोग नचाते हैं, जो कठपुतली दिखाने वाले, ऐसी हालत कर दी है इन नेताओं की। जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर कांग्रेस के नेता नहीं थे, फिर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको संविधान बनाने के लिए इनवाइट किया, और इतनी बड़ी जो समिति थी, जो 3 साल तक लगातार चली थी, और इतने सारे संशोधन करके इतना बड़ा संविधान बनाया। अगर वो सियासती फायदा लेते, तो देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में क्या किया, अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री हरेन पंड्या की सिर्फ हत्या करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे आपकी सीट चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, तो उनकी हत्या करवा दी। फिर उनको फिर से गुजरात के अंदर प्रचारक बनना था, लेकिन संजय जोशी को वहां से भेज दिया, तो उनका करियर खत्म। नहीं, मुझे उदाहरण देने दीजिए, क्योंकि मैं आना चाहता हूं कि कौन सियासत का फायदा लेता है। तो संजय जोशी का करियर खत्म कर दिया, केशुभाई का करियर खत्म कर दिया, जय नारायण व्यास का करियर खत्म कर दिया, फिर वो क्या दूसरे जो थे, बहुत सारे लोगों का करियर यहां से, गुजरात से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी का खत्म कर दिया, मुरली मनोहर जोशी का खत्म कर दिया, अभी वसुंधरा राजे का खत्म कर दिया, रमण भाई का खत्म कर दिया, शिवराज भाई का खत्म कर दिया, योगी को हटाने के लिए कितने प्रयत्न कर लिए इन लोगों ने। ये कौन है? ये है कौन? इनको पपेट्स चाहिए, इनको गुलाम चाहिए, इनको कठपुतलियां चाहिए, इनको सबके धागे अपनी 5 उंगलियों में चाहिए। वो कहते हैं कि हम जैसे नचाएंगे वैसे आपको नाचना पड़ेगा, और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को, सबको हमारे नीचे रहना पड़ेगा। ये वो जातिवाद लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति के हिसाब। मैं आपको एक उसका उदाहरण देना चाहता हूँ, आज से नहीं है, लास्ट आज से नहीं है, पहले के जमाने में कार्टून बनते थे, पहले के जमाने में कार्टून देख लेना, गांधी जी को रावण बताया गया है, 10 सर है, और उसको तीर से मार कौन रहा है? कौन मार रहा है? आरएसएस का आदमी मार रहा है। कौन है वो? पता है ना आपको? तो ये जिनके मन में था
ये वापस लाने का, मनुस्मृति संविधान का अपमान करके, उसको हटाकर, उसको कुचलकर, उसको बदनाम करके, तो आप संसद में बोल दिया क्या उखाड़ लेंगे, 11 साल में क्या उखाड़ पाए हैं, तो बोल दिया। अरे भाई, तो पिछले 11 साल से मोदी 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 करते हो, तो क्या तुम लोगों को स्वर्ग मिल गया? चलिए सागर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, अश्विन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन प्रशांत जी आप दोनों को बड़े शांति से सुन रहे हैं। मैं हमेशा ही पॉलिटिकल एनालिस्ट को आखिर में मौका देती हूं ताकि दोनों पार्टीज को वो अच्छे से परख सके। प्रशांत जी, दोनों पार्टीज की ओर से अपनी अपनी बातें आज भी हो रही है, हमेशा से होती आई है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूं वो आप जरूर समझ रहे होंगे कि एक सूचक, ये नाक काटा है वो तो किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन कुछ लोग हिडन, ये तो हमें दिख रहा है, कुछ लोग हिडन एजेंडा के रूप में भी बाबा साहेब का नाक रोज रोज काट रहे हैं, उसे सियासत का हिस्सा बना रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं आपस में मुद्दों को भुलाकर देश को और ही मामलों पर लड़ा रहे हैं। प्रशांत जी, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। जैसे ही राम मंदिर बनाना है तो भगवान राम, संविधान की बात है तो बाबा साहब आम्बेडकर, जिस तरीके से इन महान विभूतियों का नाम ले लेकर जो सियासी दुकान अपनी चला रहे हैं, जो इस तरीके से जो सियासी दुकानें चल रही है, आज की ये घटना जैसे आम्बेडकर का नाक किसने काटा, अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान दिया, ठीक उसी तरह लोकशाही देश को चलाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया। तो हमारे लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि संविधान हमारी भगवत गीता है, तो ये इक्विवेलेंट, जैसे हम लॉर्ड कृष्णा का जो अपमान होता है, इक्विवेलेंट ये संविधान के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है। तो क्या आप ये अपमान सहन करोगे? और जिसने ये किया है, ये कांड जिसने भी किया है, तो उसको अभी ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा देना एक सरकार का, तंत्र का काम है। रहा सवाल संविधान दिन 26 नवंबर, जिस दिन से ये चर्चा में संसद में सुन रहा हूं, संविधान के नाम पे, संविधान का सबसे पहला, मतलब जैसे बोला ये हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब कुछ अगर वो है, तो संविधान का सबसे पहला रुख या तो एजेंडा ये है कि आप संसद चलने दो, और संसद चलने के बाद आप देश हित के कुछ कार्य करो। सिर्फ एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रति आक्षेप करके संसद में हल्ला मचाकर संसद नहीं चलने देने से जितना नुकसान आप कर रहे हो, शायद मतलब ये नुकसान देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर आपका कोई आचार विचार नहीं, उसके ऊपर कोई की फीलिंग्स नहीं, और सिर्फ एक दूसरे के नाम पे, संविधान के नाम पे, आम्बेडकर के नाम पे अपनी सियासी रोटियां सेकने की ये कितनी हद तक योग्य है? तो सबसे पहले दोनों, मतलब सभी पक्ष को, सिर्फ इनको, ये दोनों को ही नहीं, संसद में बैठे हुए सारे पक्ष को ये सबसे पहले अपनी जो मोरल ड्यूटीज है उसको निभाना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर बात और सियासत करनी चाहिए। रहा सवाल आम्बेडकर जी का, तो देखिए आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो बनी, उनमें उन्होंने ये लीड लिया था, और तब जाके उनके जो विचार थे, उन्होंने जो ऑलरेडी, वो तो बाहर से पढ़ के आए थे, उनको कहाँ जरूरत थी इंडिया को ये संविधान के ढांचे में डाल के हिंदुस्तान का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना, उनको कहाँ जरूरत थी? उनको क्या पड़ी थी? वो तो बाहर ऑलरेडी सेटल थे, बहुत अच्छी एडवोकेसी कर रहे थे, फिर भी वो देश हित में इन्होंने किया, और वो आके संविधान के प्रति इतना आदर्श देके सबको उनकी ड्यूटी समझाई है, उनके हक दिए गए हैं। तो एटलीस्ट आप संविधान के नाम पे उनको तो जो हक मिलना चाहिए वो तो दो। आप ऐसी सियासत क्यों कर रहे हो? मतलब, और संविधान को लेके घूमना, संविधान के ऊपर संसद में चर्चा संविधान से बाहर करना, ये तो कहाँ का न्याय है? तो मुझे लग रहा है ये पूरा माहौल एक और अलग लेवल पे जा रहा है। ये ना किसी के फेवर में है, ये ना किसी के लिए मैं बोलूंगा कि ये अच्छा हो रहा है। सबसे पहले आप जो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हो, जो लोग अंदर बैठे हो, पहले आप सीख के आओ कि आपको अंदर चर्चा क्या करनी है। संविधान के दिन के ऊपर आपको संविधान का एक सम्मान रख के देश के हित में क्या किया जाए उसकी बातें करनी है। आप सिर्फ अदानी के नाम के, जुमले के नाम पे सिर्फ हल्ला मचाना, संसद चलने नहीं देना, तो ये तो हमारा क्लियर कट, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि जनता का अपमान है, ये हिंदुस्तान की जनता का अपमान है। रहा सवाल, अगेन मैं आम्बेडकर के ऊपर वापस आ जाता हूँ कि एक बार उनकी हिस्ट्री को झांक कर देखो
कि उन्होंने क्या क्या बात की है, उन्होंने कैसे उनकी लाइफस्टाइल कैसे जी है और वो देश के प्रति क्या भावना रखना चाहते थे। आप सिर्फ उनका नाम लेकर एक दूसरे को सिर्फ कोसना चाहते हो, अपनी राजकीय मतलब अपना ये जो बात करो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। अगर आपको अंदर से सच में सम्मान है, संविधान के प्रति भूल जाओ, आम्बेडकर के प्रति सम्मान है, तो आप खुद सिर्फ उनके आदर्श विचारों का पालन ग्राउंड लेवल तक लाके दे दीजिए, सिर्फ बातें मत करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बाबा साहेब ने आप सोचिए कितनी मेहनत से संविधान की एक एक धारा को बनाया होगा। उन्होंने बहुत बारीकी से हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को आज से 75 साल पहले सोचा होगा कि क्या होगा आने वाले सालों में भारत देश में, और उस हिसाब से संविधान बनाया है। संविधान में हम हमारे हिसाब से बदलाव भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब का जो योगदान है उसे सियासत की भेंट चढ़ाना, ये शायद सबसे बड़ी नाइंसाफी भारत के इतिहास में हो रही है। अश्विन जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे, और मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि ये जो घटना घटी है क्या किसी से प्रेरित हो सकती है? क्योंकि बाबा साहेब का नाक जिस तरह से काटा गया है वो शायद कोई भी भारतीय सहन ना कर सके। उस तरीके की आज घटना रॉन्ग टाइम, मैंने तो देखा तो मुझे गूज बम्स आ गए कि इतने नीचे स्तर पर एक भारतीय कैसे गिर सकता है। अश्विन जी। मयूरिका जी, ये बात सही है कि कोई ना कोई इसके पीछे रहा है और रहा होगा। मैं विगत आज शांति से मेरी बात को तथ्यों के आधार पर सुनी जाए जी। मैं विगत बाबा साहब आम्बेडकर जी जब संविधान बनाने के लिए और अंग्रेजों के साथ जब बातें करने के लिए दलितों का पक्ष रखते थे, तब यही अहमदाबाद में बाबा साहब आम्बेडकर जी आए। तब काले वावते लेकर कांग्रेस के मजदूर महाजन संघ के लोगों ने बाबा साहब को अपमानित किया था। ये फैक्ट है, आज भी ये हो सकता है। दूसरी बात, आज पूजनीय बाबा साहब जी के बारे में चिंता हो रही है, तो मैं फोकस करूंगा बाबा साहब के पर कि पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान बनाने में सबका सहयोग मिला, लेकिन कहा जाए तो अकेले उनके हाथ में ही बात रही। सब सदस्य जो 200 के ऊपर थे, सब एक एक करके, और 7 जो मेन सदस्य थे वो 6 के 6 सभ्य ये काम में कम आए। बाबा साहब ने किया, उन्हें राष्ट्र के प्रति अपनी घृणा या अपना नफरत नहीं पैदा करने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर जी को गांधी जी ने भी चुपाए। गांधी जी ने पूना पैक्ट के कारण जब वो उपवास पर उतरे, तब पूना पैक्ट 20 मिनट में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वीकृत किया, और उसके बाद कांग्रेस संविधान में पूना पैक्ट की जो धाराएं हैं प्रावधान वो लगाने में बाबा साहब को रोकती रही। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए कई और से प्रयत्न करना पड़ा। बाबा साहब जीते तो उसके बाद बाबा साहब के सामने एक ऐसा उनका ही चपरासी को खड़ा रखकर कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने की कोशिश की, हराया। बाबा साहब को मारा, जीते जी। बाबा साहब को जब वो जो मंत्री थे, बहुत कुछ दे सकते थे देश को देना चाहते थे, 370 कलम और उसके बहुत सारे संविधान हिंदू ये हमारा बिल जो है वो सब कुछ देना चाहते थे, तब कांग्रेस ने उसको सहयोग नहीं दिया और बाबा साहब को रेजिग्नेशन देना पड़ा। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब देहांत हो गया, मयूरिका जी देहांत हो गया इतने वरिष्ठ हमारे नेता को, तब कांग्रेस शासन था। उनके शव को अपने घर पे लाने के लिए भी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। हमारे सभी जब गांधी जी की बात करते, सबकी बात करते, तो उनकी अंत्येष्टि और उनका हम हर तरह के से सम्मान राजकीय देते थे। बाबा साहब को राजकीय सम्मान भी नहीं दिया, बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया। इतना सारा अपमान कर दिया कांग्रेस ने। और अभी कोई छोटी बात, आज प्रशांत जी ने बहुत सही बात करी है, आओ ना संसद के पटल पर तथ्यों के आधार पर बंधारण की चर्चा करें। बाबा साहब को किसने सम्मानित किया, किसने अपमानित किया, संसद में चर्चा करो ना। संसद में तथ्यों के आधार पर चर्चा होती है। बाहर तो कोई भी ऐरी गहरी बात कर सकता है, बिना तथ्य की बात कर सकता है।
संसद पे बात करो। संसद बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाई है, महापंचायत, उसमें अपना केस बात करो ना। वहां तो नहीं करते और देश को गुमराह करते। अब कोई देश गुमराह होने वाला नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब का नाक काटने से या इतना सामाजिक पैनिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा साहब ने खुद कहा था, मेरी प्रतिमा मत बनाओ, मेरे विचारों को आगे ले जाओ। फिर भी दुनिया मानती है उनको, तो उनकी प्रतिमा और उनकी प्रतिमा की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। सरकार करेगी, सरकार इससे भी अच्छा प्रतिमा बनाएगी, लेकिन प्रतिमा को तोड़ के बाबा साहब का अपमान कोई नहीं कर सकता। और ये आने वाले दिनों में देखेंगे हम। चलिए, प्रतिमा किसने तोड़ी ये तो जांच का विषय है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, संदिग्ध है, और मामला जो है वो शायद सामने आए, और ना भी आए तो किस रूप में आएगा वो भी हमें नहीं पता। लेकिन बाबा साहेब के नाम पर सियासत करने वाले और बाबा साहेब की शाख के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग हैं, शायद पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो उन्हें भी कड़ा संदेश भारतीय नागरिकों की ओर से जाना चाहिए। सागर जी, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने संविधान पर चर्चा नहीं की, आप लोगों ने संसद चलने नहीं दी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पक्ष ने संसद नहीं चलने दी। तो संविधान पर जब चर्चा हुई तब कुछ 1-2 दिन सदन जो है ठीक से चला, बाकी के टाइम बिल्कुल सदन नहीं चला। क्या उसकी वजह कांग्रेस पार्टी थी? देखिए, संसद क्यों नहीं चल रही है, इसके बहुत सारे सबूत हैं, है ना। पहले तो वो 50,000 की गड्डी पूरा दिन उसमें निकाल दिया। किसने निकाला? राहुल गांधी ने निकाला था क्या? धनखड़ ने निकाला था? संसदों के साथ बदतमीजी कौन करता है? जो विपक्ष के सांसद है उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खड़ा करके उनको मौका दिया जाता है बोलने के लिए। ये कौन कर रहा है? अगर 750 किसानों के ऊपर फोन नहीं किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, मणिपुर के मरे हुए लोगों पर फोन नहीं किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, 45 जवान पुलवामा में मर गए, उनके परिवारों पर प्रधानमंत्री के द्वारा फोन नहीं किया गया, गलवान घाटी में 20 जवान मर गए, उनके परिवार पर फोन नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे 2 सांसद जो सुबह में पट्टी लगाते हैं और रात को पूरा पट्टा लगाकर बैठ जाते हैं, है ना, उनको फोन करते हैं कि आप ठीक है, आप सही है। ऐसी बातों पे प्रधानमंत्री बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मर गए, वो जो लखनऊ में प्रभात पांडे और फिर वो असम में मृदुल इस्लाम, उनके परिवार को फोन किया कि भाई हमने ये बाबा साहेब आंबेडकर का संसद में हमारे अमित शाह ने अपमान किया, इसीलिए पूरे भारत के दलित, SC ST OBC सब रोड पर आ गए, ये दंगे हुए, तो हमारी वजह से 2 लोग मर गए। जो मर गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां पर कोई फोन नहीं हो रहा है, और जो पट्टी से पट्टा लगाकर नाटक करते हैं देश के सामने, उन्हें मारा है उसके सबूत भी नहीं दे रहे हैं। इतने दिन हो गए, नई संसद टेक्नोलॉजी से भरपूर है, वहां पर CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, तो धक्का मुक्की में किसको लगी किसको नहीं लगी। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की। अरे भाई, नई संसद है, टेक्नोलॉजी से बनाई है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई है, विश्व गुरु ने बनाई है, तो सबूत दीजिए ना भाई। तो ये नाटक कौन कर रहा है संसद में? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से नाम दूर जाए, उस बात का चर्चा ना हो, अदानी पर चर्चा ना हो, है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा ना हो, वो बिल पास हो जाए ऐसे ही। चलिए, वक्फ बोर्ड का बिल पास हो जाए ऐसे ही। दोनों आपस में अमेरिका में नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे नहीं, जो आरोप, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। आधार पर बात नहीं, बीच में नहीं बोला था। अमेरिका पर जो आरोप लगे हैं 2260 करोड़ रुपयों की घूस के, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाए, इसलिए अंबेडकर का अपमान कर दिया भाई, संभल भी नहीं चला। ये सारे मुद्दे चलते ही नहीं इनके, इसलिए अब ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो उनके दिल में था, नफरत थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा की वो कार्यकर्ता। हिंदू महासभा हर साल गौडसे के जिस दिन उसने गांधी जी की हत्या की थी उसको शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं इस देश में। उस हिंदू सभा की कार्यकर्ता पूजा शकुन पांडे ने 2019-20 के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली मारी थी।
नाक नहीं काटा था, लोही बहाया था, खून बहाया था। जी उनकी साध्वी कहती है कि गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। जामनगर के अंदर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई थी। साईं बाबा के मंदिर तोड़े जाते हैं, उनको हिंदू नहीं माना जाता है जी। इसीलिए अब आंबेडकर के ऊपर आ गए हैं ये लोग। चलिए ठीक है, गांधी जी ने नहीं पूरा करने दीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए। अगर गांधी जी ने अन्याय किया होता तो आज आंबेडकर बना पाते क्या संविधान? आज इस देश में दलित इनको भगवान क्यों मानता है? हम इंसान को भगवान नहीं मानते। हम मोदी जी को भी कहते हैं कि आप इंसान है, भगवान नहीं है। लेकिन जब आपको कोई अधिकार देता है, जब इनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इनकी मूछें काटी जाती है, इनकी शादियों में घोड़ी पर से वरराजा को, दूल्हे को उतारकर मारा जाता है, तब यह संविधान बना। और यह संविधान ने दलितों को अधिकार दिया, है ना? तो वह संविधान नेहरू और गांधी की ऑब्जर्वेशंस में बना, और इसीलिए ये लोग इनको भगवान मानते हैं, क्योंकि इंसान भगवान नहीं होता लेकिन भगवान जैसा काम कर जाते हैं, है ना? और लास्ट हिंदू कोड बिल का उदाहरण दिया ना सर ने। हम लोगों पर लास्ट हिंदू कोड बिल पर जो उन्होंने बोला कि इस्तीफा दिया, रविश कुमार का पूरा वीडियो देख लीजिए, डिटेल में पता चल जाएगा कि हिंदू कोड बिल का विरोध जनसंघ हिंदू महासभा और ये आरएसएस से किया था। बाबा साहेब आंबेडकर के पुतले जलाए थे, ब्लैक वाउटे, ब्लैक ध्वज, ब्लैक फ्लैग नहीं, पुतले जलाए थे। और उस बिल का जब विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महासभा, ये सब की वजह से, तब वो हारकर उनको दुख लगा। जवाहरलाल नेहरू 100% सपोर्ट में थे हिंदू कोड बिल के। बता दीजिए पूरा इतिहास, वीडियो देख लीजिए रविश कुमार का। तो उन्होंने निराश होकर, हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, उसने निराश होकर उन्होंने कांग्रेस की वजह से नहीं दिया था। अश्विन जी जवाब ले लेते हैं। अश्विन जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और फिर मैं प्रशांत जी के पास वापस चलूंगी। अश्विन जी बताइए। मुझे लग रहा है कि टीवी डिबेट में तथ्यों के बिना ये बात हो रही है, इसीलिए आप बोलते हैं वो तथ्य और मैं बोलता हूँ वो तथ्य नहीं। मैंने तो तथ्य के साथ कहा, इंक्वायरी करवा लीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। बिना की गई है उस इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बातें संसद में होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, राइट? अभी गूगल का हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार आपकी थी, आपने दलितों के कल्याण के लिए किसने रोका था? पास की बात छोड़ दीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि इतनी जोर शोर से बोलने का आपके गिलावन में जागते नहीं हो। आज तक आपने सरकार चलाई, बाबा साहब का खून तक आपने बोलने का अधिकार सिर्फ अमित शाह को है। अब जोर से बोलने का, बातों करके क्या मतलब? आप संसद में आइए, बोलने का अधिकार संसद के अंदर सब कुछ बात खत्म हो जाएगी। जोर से बोलने का अधिकार अमित शाह को दिया गया है क्या इस देश में? संसद किसने नहीं चलने दी? चलिए बहुत बड़ी डिबेट है। तो मैं यही कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट को इतने ऊंचे से बोलने के लिए आपके पास कोई तथ्य होने चाहिए। आपके पास तथ्य नहीं है, इसीलिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। रविश कुमार तथ्य के आधार पर देखो, संसद में विपक्ष को भी टाइम दिया जाता है। वो देश को संसद में विपक्ष को टाइम दिया जाता है। तथ्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। संसद में विपक्ष को टाइम स्लॉट होता है, सेवक संघ को इनके लिए बात करें। नंगा करके रखा है। आप ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। यही चीज होती है कि संसद में विपक्ष पक्ष को टाइम दिया जाता है, उस टाइम का आप उपयोग करके देश को आप बता सकते हो। वहां बताओ ना भाई। ये बड़ा पेचीदा मामला है कि तथ्य की बात होती है, संसद नहीं चलाने के आरोप लगते हैं, बाबा साहेब पर सियासत के आरोप लगते हैं, लेकिन इसका ठोस जवाब नहीं मिल पाता कि आखिरकार
कौन इसका दोषी है? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, या कोई और है जो नहीं ये सब होने देना चाह रहा है? वैसे बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रशांत जी का संपर्क टूट गया है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि राजनीति में ये सारी चीजें होती है, साम दाम दंड भेद से लेकर हर चीज पर सियासत होती है, लेकिन ये जो सियासत हो रही है बाबा साहेब के नाम पर, वो कहीं ना कहीं देश को नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि बाबा साहेब पर देश विश्वास करता है, देश का युवा, देश के बच्चे, देश की महिलाएं, देश के नागरिक विश्वास करते हैं। और ऐसे में बाबा साहेब की साख पर अगर बट्टा लगता है, उनका नाक कोई काटता है, तो शायद इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं है। मैं आशा करती हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, ये सारी चीजों को मानते होंगे, समझते होंगे और विचारधारा के साथ जरूर जोड़ते होंगे, ताकि देश को एक सुचारू शासन दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमारे साथ हमेशा ही जुड़ते रहना है, क्योंकि ये जो बातें हो रही है देश के नागरिकों के हित में हो रही है। आप वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। બાબાસાહેબ આંબેડકરની મૂર્તિના જે પણ અસામાજિક તત્વોએ જે આ કૃત્ય કર્યું છે એમને 24 કલાકમાં અમારી સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે, જ્યાં સુધી અમારી માંગણીને સંતોષવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા રહીશું। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है।